हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा, कल अपन ने पाठ नंबर 3 स्टार्ट किया था और उस पाठ में आपको कल जो मैं प्रश्न पढ़ा रहा था वर्गीकरण की विभिन्न विधियाँ, पाठ का नाम क्या चल रहा है अपने, पादप जगत। ठीक है, ये तो पाठ का नाम हो गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत बेटा अपन ने दो प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया था। कौन कौन सी? एक तो अपन ने पढ़ी थी कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति पिछले वीडियो में, और दूसरी अपन ने पढ़ ली थी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। तो आज अपन सबसे पहले तीसरी और अंतिम वर्गीकरण पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सी है बेटा तीसरी? जाति वृत्तीय नंबर 3, जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। तो बेटा इसके अंदर अपन को क्या लिखना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक देख लें, मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यह वर्गीकरण पद्धति जीवों के विकासीय संबंधों पर आधारित है। यह वर्गीकरण पद्धति जीवों के विकासीय संबंधों पर आधारित है। ठीक है बेटा, आगे इसमें अपन क्या कहेंगे? इस पद्धति के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, इस पद्धति के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, शारीरिकी। ठीक है, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, शारीरिकी, वर्ग की, आणविक जैविकी, वर्ग की, आणविक जैविकी। ठीक है बेटा, आगे चलिए। व्यवहार और रसायन। आदि का वर्गीकरण हेतु उपयोग किया जाता है। आदि शाखाओं का वर्गीकरण हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बेटा इसके अंतर्गत अपन कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिख देंगे जिनके वर्गीकरण जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो अपन लिखेंगे लास्ट लाइन, इसके अंतर्गत एल.डी. जस्यू, हचिंसन, तख्ताजन, क्रोवस्टस, ठीक है, आदि के वर्गीकरण
आदि के वर्गीकरण आते हैं। तो बेटा ये आपको इसके अंतर्गत याद करना है। तो यहाँ आकर के अपनी वर्गीकरण की तीनों पद्धतियाँ ख़त्म हो जाती हैं। पिछले वीडियो में अपन ने ये प्रश्न स्टार्ट किया था कि वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, जिसके अंतर्गत कैरोलस, लिनियस और थियोफेरेस्टस के वर्गीकरण महत्वपूर्ण थे। दूसरी आपको मैंने बताई प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति, उसके अंतर्गत बेंथम और हुकर का वर्गीकरण। और आज जो मैंने इस वीडियो में स्टार्ट की है तीसरी, वो कौन सी है बेटा? जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। और इस पद्धति के अंतर्गत एल.डी. जसीव, हचिंसन, तख्ताजन, क्रोवस्टस आदि के वर्गीकरण आते हैं। तो एक बार आप बोर्ड पर देख लीजिए कि मैंने इसमें क्या लिखा है कि यह वर्गीकरण पद्धति जीवों के विकासीय संबंधों पर आधारित है। इस पद्धति के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, शारीरिकी, वर्गिकी, आणविक जैविकी, व्यवहार तथा रसायन आदि शाखाओं का वर्गीकरण हेतु उपयोग किया जाता है। और बेटा जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत किन किन वैज्ञानिकों के वर्गीकरण प्रमुख रूप से आते हैं? तो आप बोल देंगे एल.डी. जसीव, हचिंसन, क्रोवस्टस, तख्ताजन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो अब अपन अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा पादप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पादप, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पादप मेटासिकोइया जाइजेंटिज्म, मेटासिकोइया जाइजेंटिज्म ये है बेटा। और ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस पादप की ऊंचाई लगभग 370 फीट होती है। अब आप देख लो, संसार का सबसे बड़ा पादप, क्या नाम बोला बेटा मैंने? मेटासिकोइया जाइजेंटिज्म। ठीक है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है? अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 370 फुट। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आइए। एक बीजपत्री पादपों को द्विबीजपत्री पादपों से कैसे विभाजित करेंगे? तो इधर तो मैंने लिख दिया बेटा एक बीजपत्री पादप। ठीक है, और दूसरी साइड में मैं लिख रहा हूँ द्विबीजपत्री पादप। आपको ना इन दोनों प्रकार के पादपों में डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, तो देखो नंबर 1, इन पादपों में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। कौन से प्रकार की मूल होती हैं? अपस्थानिक मूल। कैसी होती हैं अपस्थानिक मूल? अपस्थानिक मूल वे मूल होती हैं जिनका विकास मूलांकुर को छोड़कर पादप के किसी अन्य भाग से होता है। और बेटा इसी में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मूलांकुर से विकसित होने वाली मूल मूसला मूल कहलाती है। और बेटा द्विबीजपत्री पादपों में मूसले प्रकार की मूल पाई जाती है। तो ये अपना डिफरेंस नंबर 1 हो गया।
कि भाई एक बीजपत्री पादपों में अपस्थानिक मूल, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में मूसला मूल पाई जाती है। अब तने की बात करते हैं। एक बीजपत्री पादपों का तना दुर्बल एवं शाकीय होता है। एक बीजपत्री पादपों का तना दुर्बल और शाकीय होता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों का तना, इसका उल्टा बोल दो, मोटा एवं काष्ठीय होगा। ये अंतर नंबर दूसरा हो गया। अब तीसरे पॉइंट पर आइए। इन पादपों की पत्तियों में समांतर सिराविन्यास पाया जाता है। आगे पढ़ाऊंगा बेटा कि समानांतर सिराविन्यास क्या होता है। और यदि अपन बात करें द्विबीजपत्री पादपों की, तो द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में जालिकावत सिराविन्यास, जालिकावत सिराविन्यास पाया जाता है। नंबर 4 पर आइए। एक बीजपत्री पादपों के संवहन पूल संयुक्त। नंबर 4 संवहन पूल। एक बीजपत्री पादपों के संवहन पूल संयुक्त, आवर्धी और बेटा बिखरे हुए होते हैं, बिखरे हुए, ठीक है। जबकि यदि अपन द्विबीजपत्री पादपों के संवहन पूलों की बात करें तो संयुक्त होते हैं, वर्धी होते हैं और वलय में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ मैं एक बार फिर आपको रुक के एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहूँगा, ठीक है। तो देखो बेटा, वर्धी और अवर्धी प्रकार के संवहन पूल क्या होते हैं, वैसे आप ये चीज़ आगे पढ़ेंगे, बता देता हूँ। आप सब जानते होंगे कि संवहन पूल में जाइलम तथा फ्लोएम 2 प्रकार के ऊतक होते हैं, ठीक है। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में ऐधा उपस्थित होती है तो इस प्रकार के संवहन पूलों को वर्धी संवहन पूल कहते हैं, जो कि द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं, ठीक है। और यदि संवहन पूल के फ्लोएम और जाइलम के मध्य ऐधा अनुपस्थित होती है तो ऐसे संवहन पूलों को आवर्धी कहते हैं। अगला 5वें पॉइंट पर आइए। हेडिंग मैंने लिख दिया द्वितीयक वृद्धि, तो ध्यान से सुन लें। एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है और द्विबीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि उपस्थित होती है। तो आप द्वितीयक वृद्धि के बारे में भी सुन लें। वैसे तो आपको मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये पाठ है बेटा आपके सिलेबस में द्वितीयक वृद्धि, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि पादप की मोटाई, व्यास अथवा चौड़ाई में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और इस प्रकार की वृद्धि पार्श्वीय विभजोतकों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होती है। इन पादपों में पुष्प, अब बेटा पुष्प की विशेषता लिख रहे हैं कि एक बीजपत्री पादपों के पुष्प कैसे होते हैं, तृतीयी, मतलब उनके अंदर पुष्प के विभिन्न भागों की संख्या 3 अथवा 3 के गुणज के रूप में होती है, जबकि इन पादपों के पुष्प प्राय पंचतई होते हैं, यानी कि पुष्प के
विभिन्न भागों की संख्या 5 अथवा 5 के गुणज के रूप में होती है। एंड बेटा लास्ट पॉइंट पे आइए। इनके बीज प्राय भ्रूणपोषी होते हैं। बीज कैसे होते हैं? प्राय भ्रूणपोषी। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अपन क्या लिखेंगे कि इनके बीज प्राय अभ्रूणपोषी, है ना, या भ्रूणपोषी। दोनों प्रकार के बीज द्विबीजपत्री पादपों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो बेटा इस प्रकार अपना एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में क्या डिफरेंस है, ये खत्म हो गया। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब अपन पढ़ेंगे शैवालों के विशिष्ट लक्षण। ठीक है। तो देखते चलिए। शैवालों के विशिष्ट लक्षण। ठीक है। तो सबसे पहला लक्षण देखिए शैवालों का। शैवाल सरल थैलॉइड स्वपोषी। ये सरल थैलॉइड स्वपोषी व जलीय अथवा कवकों, प्राय जलीय अथवा कवकों के बाद लिख दिया मैंने कोष्टक में लाइकेन। ठीक है। या कुछ प्राणियों स्लोथ रीछ, कुछ प्राणियों में पाए जाते हैं। तो ये शैवालों के लक्षणों का पॉइंट नंबर पहला हो गया। ठीक है। क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ये सरल थैलॉइड स्वपोषी एवं प्राय जलीय होते हैं। इसके अलावा शैवाल कवकों के साथ मिलकर लाइकेनों में अथवा जंतुओं के शरीर में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने स्लोथ रीछ प्राणियों अथवा जंतुओं के नाम लिख दिए। अब यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि थैलॉइड शब्द का क्या मतलब होता है। थैलॉइड शब्द का मतलब होता है बेटा कि वे पादप जिनका शरीर जड़ तना पत्ती में बटा हुआ नहीं होता है। मतलब आप पादप को देखकर उसमें जड़ तना एवं पत्ती तीनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएँ, तो ऐसे पादपों को थैलॉइड कहते हैं और ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। आगे चलिए। पॉइंट नंबर दूसरा, शैवाल प्राय एक कोशिकीय, ठीक है ना। एक कोशिकीय शैवाल का नाम लिख देता हूं कोष्टक में, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास से लेकर बहुकोशिकीय
कोष्टक में मैंने लिख दिया बॉल बॉक्स। ठीक है, एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय अथवा तंतुमयी और तंतुमयी शैवालों के नाम लिख रहा हूँ। एक तो लिख दिया बेटा यूलोथ्रिक्स, और दूसरा इसमें अपन कह सकते हैं यूलोथ्रिक्स के साथ साथ स्पायरोगायरा होते हैं। तो ये बेटा अपन ने शैवालों के बारे में पॉइंट नंबर दूसरा बोल दिया। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं अभी तक आपको मैंने शैवालों के विशिष्ट लक्षणों के 2 पॉइंट बताए हैं। दोनों के दोनों पॉइंटों को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये सरल थैलॉइड स्वपोषी एवं प्राय जलीय अथवा कवकों में या कुछ प्राणियों में पाए जाते हैं। ठीक है, कवकों में जब ये सहजीवी रूप से होते हैं तो इनको लाइकेन बोलते हैं, और प्राणियों में स्लोथ रीछ में पाए जाते हैं। शैवाल प्राय एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तथा तंतुमयी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपके सामने एक कोशिकीय शैवाल का एग्जाम्पल लिखा है क्लेमाइडोमोनास, बहुकोशिकीय शैवाल का उदाहरण लिखा है बॉल बॉक्स, और तंतुमयी शैवाल यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। शैवालों के विशिष्ट लक्षण कंटिन्यूअसली आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद।